विज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आपको बीकॉम थर्ड ईयर का मॉडल पेपर बताने जा रही हूँ, जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें आप लोग जानते हैं हमारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसके बाद सेक्शन ए में 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है, फिर सेक्शन ब में 10 नंबर क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम शुरू करेंगे अनिवार्य क्वेश्चन से, उसके बाद हम सेक्शन ए में चलेंगे। तो सबसे पहले अनिवार्य क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है विपणन तथा विक्रय में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल। देखिए विपणन क्या होता है, विपणन क्या होता है जैसे मार्केटिंग। सरल शब्दों में किसी से भी आप पूछेंगे विपणन किसे कहते हैं तो आपको बता सकता है कि विपणन क्या होता है। तो किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो व्यक्ति बता देगा कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसके बाद प्रतिफल देते हैं, तो यही क्या होता है, विपणन कहलाता है। लेकिन व्यापारिक भाषा में विपणन वो होता है, विपणन में उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन होने से पहले और उत्पादन होने से पहले और जब तक वो वस्तु बेचने न दी जाए उसके बाद की समस्त क्रिया किसमें सम्मिलित होती है, विपणन में। विपणन एक विस्तृत क्षेत्र है, तो विपणन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसमें उत्पादन होना, क्रय विक्रय करना, उत्पादन के बाद जो सेवाएं दी जाती है, समस्त क्रिया किसमें सम्मिलित होती है, विपणन में सम्मिलित होती है। अब विपणन अब विक्रय क्या होता है, विक्रय आप लोग जानते ही हैं, जब क्रेता विक्रेता दोनों उपस्थित होते हैं और विक्रेता क्रेता को कोई वस्तु बेच देता है उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय बोलते हैं। या ऐसे कह सकते हैं दो व्यक्ति उपस्थित हो और विक्रेता क्रेता को कोई वस्तु बेच देता है उसे क्या विक्रय कहते हैं। दोनों में अंतर, दोनों में क्या अंतर हो है, दोनों में अंतर में पहला आप मान सकते हैं क्षेत्र, पहला हेडिंग आप मान सकते हैं क्षेत्र। क्षेत्र कैसे, देखिए विपणन का जो क्षेत्र होता है काफी विस्तृत होता है और बिक्री का क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होता है, क्योंकि बिक्री में केवल खरीदने और बेचने से सम्मिलित होता है, जबकि विपणन में समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती है जो उत्पादन करने से पहले की हो और जो उत्पादन करने से बाद की हो। ठीक है, दूसरा लाभ कमाने का उद्देश्य, देखिए विपणन में भी लाभ कमाया जाता है और बिक्री में भी, लेकिन इसमें केवल विक्रेता से मतलब होता है, लेकिन विपणन में निर्माता से मतलब होता है। ठीक है, फिर तीसरा ध्यान, तीसरा हेडिंग लिख सकते हैं ध्यान। विपणन में ग्राहकों की आवश्यकता, रुचि, सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है, लेकिन विक्रय में बस बेचने से मतलब रहता है, उसमें ग्राहक की क्या आवश्यकता है क्या नहीं हो सकता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदेगा। इसी प्रकार चौथा हेडिंग संबंध, फिर समस्याओं का समाधान, ऐसे हेडिंग टू हेडिंग आप विक्रय तथा विपणन में अंतर ले सकते हैं। अब दूसरा हम लोग चलते हैं विज्ञापन। दूसरा हेडिंग क्या है, विज्ञापन क्या है, इसके महत्व को बताइए। ठीक है, विज्ञापन एडवर्टाइज, विज्ञापन हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज। यह लैटिन शब्दों के एड और टू शब्द से बना है, एड प्लस वर्ड। ठीक है, एड प्लस वर्ड से बना है। एड का मीन्स है कीओ, एड का मीन्स है कीओ और वर्ड का मीन्स है बोलना, वर्ड का मीन्स है बोलना। तो आप कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति मतलब जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर आकर्षित करने क्या कहलाता है, विज्ञापन करा सकता है। या कह सकते हैं किसी वस्तु की बिक्री में वृद्धि करने क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञापन का आशय यह होता है कि किसी भी वस्तु या उत्पादक या किसी भी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना ही विज्ञापन कहलाता है। अब इसका जो महत्व है, महत्व क्या है, पहला तो महत्व यही हो जाएगा बिक्री बढ़ाना, दूसरा विक्रेताओं को प्राप्त करना, तीसरा विक्रेता की सहायता करना, विज्ञापन द्वारा विक्रेता की तो सहायता की जाती है, और चौथा ग्राहकों में विश्वास पैदा करना, फिर पांचवा ग्राहकों को अपना बनाए रखना। देखिए ये सब क्या है, विज्ञापन के महत्व है। विज्ञापन से किसी भी आजकल जो आधुनिक जमाना है इसमें बिना विज्ञापन को किसी की भी कोई वस्तु बेची नहीं जा सकती है। जब भी कोई भी जो उत्पादक होता है किसी वस्तु को उत्पादन करता है तो उसे विज्ञापन कराना अत्यंत अनिवार्य है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उत्पाद क्या है, उत्पाद, इसके मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। देखिए उत्पाद क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद एक वस्तु होती है जिसे हम क्या उत्पादित करते हैं, जिसे हम क्या उत्पादित करते हैं।
मतलब कहने का मीन्स यह है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। इसके प्रभावित करने वाले घटक में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मतलब सभी चीजों का क्या ध्यान रखा जाता है। उसके बाद देखिए एक हेडिंग हम इसके पहले का छोड़ दिए हैं। इसके पहले का हेडिंग उत्पाद जीवन चक्र क्या है। उत्पाद जीवन चक्र क्या है, तो देखिए उत्पाद जीवन चक्र क्या है। उत्पाद जीवन चक्र यह होता है, जैसे एक मनुष्य, जैसे हम हैं तो सबसे पहले हम जन्म लेंगे, फिर बचपन मतलब होगा, फिर इसके बाद क्या नवयुवक बनेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा, उसके बाद क्या होगा मृत्यु होगा। तो इसी प्रकार एक उत्पाद का भी क्या होता है जीवन चक्र होता है। तो उस उत्पाद के जीवन चक्र में फिलिप कोटलर मतलब एक राइटर है, वो कहते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के बिक्री इतिहास को, जो उत्पाद जीवन चक्र फिलिप कोटलर कहते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के बिक्री इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है, मतलब जानने का प्रयास है कि उत्पाद में क्या क्या विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो जिसमें आप बोल सकते हैं कि उत्पाद की अवस्था में सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, कि उत्पाद को किस प्रकार बाजार में प्रस्तुत किया, अवस्थाएं में पहला हेडिंग प्रस्तुतिकरण, फिर दूसरा आपका हो जाएगा विकास, तीसरा परिपक्वता, चौथा अवनति और पांचवा अपरचना बोल सकते हैं आप, मतलब मृत्यु की अवस्था। ये सब क्या है, इसकी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले बाजार में उसको प्रस्तुत किया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका विकास होगा, फिर कैसे परिपक्व हो जाएगा, फिर उसमें कुछ क्या, फिर उसका धीरे धीरे पतन होते चले जाएगा, फिर अंत में क्या अपरचना, मतलब उस उत्पाद को बाजार से हटा दिया जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उत्पाद जीवन चक्र। फिर उत्पाद क्या है, उत्पाद क्या है, इसके मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, इसके पहले उसको बता देते हैं। फिर अब विपणन में संचार प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। विपणन में संचार प्रक्रिया, विपणन का मीन्स आप लोग जानते ही हैं, और संचार प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया में संप्रेषण, संप्रेषण आप लोग जानते हैं कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं। तो संप्रेषण में क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात क्या समझाने का प्रयास करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। तो संप्रेषण की क्या एक प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे पहले स्रोत को लिया जाता है, स्रोत, फिर संदेशबद्धता को लिया जाता है, फिर तीसरा हमारा क्या होता है, संदेश होता है, फिर चौथा संदेश वाचकता होता है, फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता होता है, फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि, और फिर उसके बाद स्रोत। अब स्रोत मतलब स्रोत का मीन्स क्या होता है कि किस उत्पाद का हमें क्या करना है, किस उत्पाद मतलब किस उत्पाद का क्या हमें वो करना है, संप्रेषण करना है, किस उत्पाद के बारे में लोगों को बताना है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है संप्रेषण प्रक्रिया की हम हेडिंग बता देना है। ठीक है, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वस्तु कब, क्यों, कैसे और किससे खरीदना है। मतलब उपभोक्ता व्यवहार, देखिए ये एक राइटर का डिफिनेशन है। ठीक है, एक राइटर के अनुसार ये कहा गया कि उपभोक्ता व्यवहार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वस्तु कब, क्यों, कैसे और किससे खरीदना है। ठीक है, तो ये एक राइटर है वाल्टर एम पॉल, उन्होंने ये क्या डिफिनेशन दी है, इसी के आधार पर इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, क्रय करते मतलब कोई भी क्रेता जब कोई वस्तु क्रय करता है और क्रय करते समय जो भी वो व्यवहार करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेता व्यवहार बोलते हैं या उपभोक्ता व्यवहार बोलते हैं। उपभोक्ता क्रेता दोनों क्या है, सेम है, दोनों का नाम एक ही है, मतलब उपभोक्ता का ही चाहे क्रेता का ही। और इसके संबंध में एक राइटर है गोथे, वो कहते हैं कि क्रय करते समय एक क्रेता को संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जाता है। और उपभोक्ता व्यवहार में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने जाता है और खरीदने के समय जो भी क्रियाकर्म करता है, पैसा देता है या विक्रेता से जो भी वार्तालाप करता है उसमें क्रिया किसमें सम्मिलित हो जाएगी, उपभोक्ता के व्यवहार में सम्मिलित हो जाएगी। अब इसकी मतलब विशेषता लिख देंगे, जब ये डिफिनेशन है एक राइटर के अनुसार है, इसमें क्या लिखे, उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके महत्व क्या हैं, ये सब क्या आप इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी विशेषता, उपभोक्ता व्यवहार की विशेषता क्या है। पहला हेडिंग हम ले लेते हैं विपणन अवधारणा का मूल आधार। विपणन अवधारणा तो उपभोक्ता व्यवहार में सबसे
इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों क्या सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और तीसरा आ जाता है अनिश्चितता का तत्व, फिर ज्ञान तथ्यात्मक क्रिया, फिर मानसिक चिंतन, तो फिर प्रमुख व्यवहार का एकम। ये सब क्या है, उपभोक्ता व्यवहार की विशेषता है। जब विशेषताएं आप लिख लेंगे तो उसको प्रभावित करने वाले घटक भी लिख सकते हैं। उपभोक्ता व्यवहार को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, तो दो घटक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला घटक मनोवैज्ञानिक घटक और दूसरा घटक आर्थिक घटक। मनोवैज्ञानिक घटक में मैस्लो एक राइटर हैं, मैस्लो बोलते हैं कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है। इसमें 5 आवश्यकताओं को रखा गया है, 5 आवश्यकताओं को रखा गया है, जिसमें पहला आवश्यकता यह है कि आधारभूत आवश्यकता है। आधारभूत आवश्यकताएं में वो आवश्यकताएं ली जाती हैं जैसे व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। ये सब किसमें रखा जाए, आधारभूत आवश्यकता जो हमारे जीने के लिए क्या हो, आवश्यक हो। फिर दूसरा उन्होंने कहा, क्या कहा कि सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब जब व्यक्ति को मकान मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, पहनने कपड़ा मिल जाएगा, तो क्या चाहेगा, हमको सुरक्षा मिले। तो सुरक्षा मिलेगी, कोई एक ऐसी नौकरी हो मेरे पास कि जो हम अपने जीवन यापन हमेशा क्या उससे अच्छे से कर सके। फिर तीसरा आ जाता है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में उसको लिया जाता है कि जब वो व्यक्ति समाज में रहता है तो चाहता है कि समाज में उसका व्यवहार क्या है, अच्छा रहे, समाज में उसको देखने वाले लोग क्या करें, अच्छे से देखें। फिर चौथा हो जाता है सम्मान की आवश्यकता, और फिर क्या होता है यथार्थवादी आवश्यकता। ये सब क्या है मैस्लो के मनोवैज्ञानिक घटक में आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हो जाता है छवि, जिसमें आत्म छवि होता है। आत्म छवि मतलब स्वयं का, मतलब जो वस्तु के प्रति उसका जो स्वयं का विचार है। फिर वस्तु छवि होता है, फिर ब्रांड छवि होता है। फिर दूसरा आता है आर्थिक, मेन हेडिंग, पहले मनोवैज्ञानिक घटक में ये सब था, और दूसरा क्या आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में क्या होता है, आर्थिक में आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे परिवार की आय क्या है। कोई उपभोक्ता वस्तु कब क्या करता है, जब देखता है कि उसके परिवार की आय क्या अच्छी है। जब जो उच्च किस्म के जिसके परिवार जो होता है, मतलब जिसकी सैलरी अच्छी होती है, बड़े परिवार वाले होते हैं, वो क्या अच्छा मार्केटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे। और जो निम्न वर्ग के लोग होंगे वो क्या छोटी छोटी मतलब वस्तुओं खरीदेंगे, कम मूल्य वाली वस्तुएं खरीदेंगे, ठीक है। अब जब फिर परिवार की आय, फिर आय की आशा, मतलब आय की आशा से मतलब यह है कि भविष्य में अगर किसी क्रेता को यह मालूम चलता है कि भविष्य में क्या किसी व्यक्ति को कि भविष्य में मेरे पास कोई इनकम होने वाली है, तो क्या करेगा, क्रय की मात्रा को बढ़ा देगा, ठीक है। ये सब क्या है, इसके घटक है। अब हम आगे चलते हैं। विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए, इसके प्रभावित करने वाले घटक को बताइए। विपणन मिश्रण, विपणन मिश्रण क्या होता है। विपणन मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें मार्केटिंग मिश्रण, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन सम्मिलित किया जाता है। विपणन मिश्रण निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियों को विपणन मिश्रण कहते हैं। मतलब निर्माता द्वारा बाजार में मतलब सफल होने के लिए जो नीति प्रयोग की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विपणन मिश्रण बोलते हैं। और इसमें हम विपणन मिश्रण में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे उत्पाद क्या हमें सही समय पर अच्छी कीमत में सही तरीके से क्या निर्णय हमारा क्या कराता है, विपणन मिश्रण कहलाता है। इसमें विभिन्न नीतियों को क्या सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो विपणन मिश्रण इसके प्रभावित करने वाले घटक में आपको बताया है। बाजार की मांग क्या है, हेडिंग के रूप में हम बता दे रहे हैं बाजार की मांग क्या है। विपणन मिश्रण कब प्रभावित करेंगे, उसके घटक बाजार की मांग किसको प्रभावित करेगा, विपणन मिश्रण को प्रभावित करेगा, ठीक है। फिर उत्पादन की लागत क्या है, उत्पादन की मात्रा क्या है, प्रतियोगिता कैसी है, विज्ञापन तथा वितरण प्रक्रिया कैसी है, कंपनी की इच्छाओं में अंतर कैसा है, ये सब क्या है इसको प्रभावित करने वाले घटक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं विपणन को परिभाषित कीजिए, इसके कार्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। विपणन की पुरानी तथा आधुनिक अवधारणा में अंतर होता है। देखिए जो विपणन को हम बताए हैं, विपणन वह होता है कि जिसमें उत्पादन होने से पहले तथा जब तक उसको बेच दिया जाता है और उसके बाद की समस्त क्रियाएं किसमें सम्मिलित होती है, विपणन में सम्मिलित होती है। विपणन काफी विस्तृत, विपणन का क्षेत्र क्या होता है, काफी विस्तृत होता है। इसके संबंध में कई राइटर अपनी अपनी परिभाषा दिए हैं, जिसके संबंध में आज से अग्रवाल दिए हैं
विपणन सही उत्पाद को सही व्यक्तियों तक सही समय पर सही कीमत पर सही वितरण वाहिका द्वारा पहुंचाने, मतलब सही वितरण वाहिका द्वारा पहुंचाने की सहायता करना है क्या कहलाता है? विपणन मिश्रण कहलाता है। मतलब विपणन कहलाता है, सॉरी विपणन कहलाता है। विपणन वो होता है कि जब उत्पाद को सही समय पर सही कीमत पर सही स्थान पर सही व्यक्ति के पास पहुंचाने क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है। इसके संबंध में इसके कार्य क्या होते हैं? तो इसके कार्य कई राइटर हैं, वो अपने अनुसार दिए हैं विपणन के कार्य। तो जिसमें विपणन के कार्य में कई प्रकार के कार्य होते हैं। वाणिज्यिक कार्य होता है, भौतिक वितरण के कार्य होते हैं, सहायक कार्य होते हैं। तो वाणिज्यिक कार्य में उत्पादन, नियोजन एवं विकास होता है, फिर क्रमांकन एवं श्रेणीकरण होता है, क्रय एवं संकलन होता है, फिर विक्रयण होता है। इसी प्रकार भौतिक वितरण कार्य भी होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि भंडारण तथा संग्रहालय होता है, परिवहन होता है, पैकेजिंग होता है, ब्रांडिंग होता है, सब क्या है? भौतिक वितरण कार्य है। फिर सहायक कार्य में विपणन वित्त व्यवस्था की जाती है, जोखिम वहन किया जाता है, फिर बाजार सूचना, ये सब क्या है? इसके कार्य मीडिया और हेडिंग बता देंगे, ठीक है। इसके अंदर बताने लगे तो काफी क्या है? विस्तृत हो जाएगा। उसके बाद इसके महत्व, इसके क्या विपणन के महत्व होते हैं? तो विपणन को समाज के लिए भी महत्व होता है, मतलब समाज को भी लाभ होता है। समाज को क्या लाभ होता है? रोजगार प्रदान करता है, विपणन के द्वारा रोजगार प्रदान करता है, रहन सहन का स्तर प्रदान करता है, वितरण लागतों में कमी करता है। ये सब क्या है? समाज को करता है, समाज के लिए करता है। चयन की सुविधा देता है, ज्ञान में वृद्धि करता है, ये सब क्या है? समाज के लिए। और दूसरा यह होता है कि निर्माता के लिए क्या होता है कि नियोजन और निर्णय में सहायक होता है, आज सीजन में सहायक होता है, फिर समाज और फंड के मध्य संप्रेषण में सहायक होता है। क्या है? एक निर्माता के लिए ये सब क्या है? इसके महत्व है। अब हम आगे चलेंगे। पैकेजिंग से आप क्या समझते हैं? पैकेजिंग से आप क्या समझते हैं? इसकी भूमिका, कार्यों, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रांड तथा पैकेजिंग में क्या अंतर बताइए। तो पैकेजिंग उत्पाद नियोजन से संबंधित क्या होता है? कला या विज्ञान होता है। पैकेजिंग का आशय यह होता है, पैकेजिंग और पैकिंग दोनों में अंतर होता है, लेकिन अधिकांश लोग क्या मानते हैं? पैकेजिंग और पैकिंग दोनों सेम, पैकिंग दोनों सेम मानते हैं, ठीक है। पैकेजिंग में यह माना जाता है उसके उत्पाद की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, क्या उसके लिए पैकेजिंग किया जाता है। इसके संबंध में पैकेजिंग के संबंध में यह कहा जाता है कि किसी उत्पाद को मतलब कोई भी वस्तु अच्छे से पैकेजिंग की जाए तो उसके प्रति क्या लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। मतलब पैकेजिंग की विशेषता में यह होता है, क्या हो सकती है? एक अच्छे पैकेजिंग की विशेषता क्या हो सकती है? लोगों का ध्यान आकर्षित करना, पहचान करना, रुचि उत्पन्न करना, फिर सुरक्षा प्रदान करना, इच्छा जागृत करना, उपयोग करना, सुविधा प्रदान करना, ये सब क्या है? पैकेजिंग की विशेषताएं हैं। और उसके बाद पैकेजिंग के क्या 3 कार्य, मतलब पैकेजिंग का तो कार्य एक ही होता है उत्पाद की सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन बाटा इंडिया अपने पैकेज में 3 कार्यों को डिमांड करता है, 3 कार्य की मांग करता है। पहला तो उत्पाद की सुरक्षा, फिर उत्पाद के मूल्य में वृद्धि, फिर उत्पाद का विज्ञापन। ये कौन करता है? पैकेजिंग ब्रांड इंडिया, बाटा इंडिया कंपनी करता है। वो चाहता है कि 3 सुरक्षा प्रदान की जाए। इस प्रकार पैकेजिंग और ब्रांड में अंतर। ब्रांड किसे कहते हैं? पैकेजिंग आप जानते हैं उत्पाद की सुरक्षा के लिए किसी वस्तु को पैक करना है, क्या कहलाता है? पैकेजिंग कहलाता है। तो ब्रांड क्या होता है? देखिए, ब्रांड एक नाम होता है, शब्द होता है, चिन्ह होता है, डिजाइन होता है। इन सभी का क्या एक मिश्रण किसे बोलते हैं? ब्रांड को बोलते हैं, जिसका उद्देश्य एक विक्रेता के माल या सेवा को पहचानना होता है। मतलब देखिए, पैकेजिंग और ब्रांड पैकेजिंग किसी वस्तु को हो जाती है तो उस पर देखते हैं ब्रांड लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें अंतर। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन बी में। हो गया सेक्शन बी में चलते हैं। मूल्य या कीमत क्या है? विपणन मिश्रण में कीमत के निर्धारण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मूल्य या कीमत सरल शब्द में आप कह सकते हैं मूल्य क्या होता है? कोई
कि जब हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं उसके बदले में जो भी प्रतिफल देते हैं उसे क्या बोलते हैं? मूल्य बोलते हैं। मूल्य और कीमत यह होता है कि जब हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं उसके बदले किसी को कोई वस्तु देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूल्य और कीमत बोलते हैं। तो इसके मिश्रण में निर्धारण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद आता है थोक विक्रेता, दूसरा है, और फुटकर विक्रेता। इसकी विशेषता इन दोनों में अंतर। थोक विक्रेता वह विक्रेता होता है कि जब वह किसी निर्माता के द्वारा बड़ी मात्रा में माल का क्या करता है? क्रय करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? थोक विक्रेता। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि थोक विक्रेता वह विक्रेता होता है जो माल का क्या बड़ी मात्रा में क्या क्रय करता है, और क्रय करता है उसे क्या बोलते हैं? थोक विक्रेता बोलते हैं। और दूसरा फुटकर विक्रेता। फुटकर विक्रेता यह होता है कि जो थोक विक्रेता से माल को खरीदता है, लेकिन छोटे छोटे भागों में खरीदता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फुटकर विक्रेता। इन दोनों में अंतर यही है कि थोक विक्रेता विस्तृत अर्थ में मतलब बड़ी मात्रा में माल को खरीदता है, और फुटकर विक्रेता क्या कम मात्रा में माल को खरीदता है। और फुटकर विक्रेता का कार्य होता है कि यह माल को मतलब किसके पास पहुंचाता है? डायरेक्ट उपभोक्ता के पास पहुंचाता है। जबकि थोक विक्रेता माल को किसके पास पहुंचाता है? फुटकर विक्रेता के पास पहुंचाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वितरण वाहिका क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। वितरण वाहिका क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। वितरण वाहिका के चयन को प्रभावित करने वाले घटकों को बताइए। देखिए वितरण वाहिका क्या है? देखिए वितरण वाहिका वह क्रिया होती है कि जिसमें जब निर्माता क्या होता है, जब किसी वस्तु को उत्पादित कर लेता है तो वह सोचता है कि किस माध्यम से वस्तु को हम वस्तु को क्या किसके पास भेजें? थोक विक्रेता के पास। किस माध्यम से वस्तु को हम थोक विक्रेता के पास, फुटकर विक्रेता के पास और किस माध्यम से उपभोक्ता के पास भेजें? उससे हम क्या बोलते हैं? वितरण वाहिका। वितरण वाहिका में थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और छोटे छोटे व्यापारी सम्मिलित होते हैं। वितरण वाहिका वह होता है कि जिसमें किस माध्यम से वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने क्या कहलाता है? वितरण वाहिका कहलाता है। जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है कि निर्माता थोक विक्रेता के पास किस माध्यम से वस्तु को पहुंचाए, और थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता के पास किस माध्यम से वस्तु को पहुंचाए, और फुटकर विक्रेता के पास किस माध्यम से वस्तु को पहुंचाए। समस्त क्रिया किसमें सम्मिलित होती है? वितरण वाहिका में सम्मिलित होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान से क्या आशय है? इसके क्षेत्र में उद्देश्य को बताइए। विपणन अनुसंधान को विपणन रिसर्च कहते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि विपणन जो कार्य किया जाता है उसके क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता, सभी विपणन में जो कार्य होते हैं उसको विपणन अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जब हम विपणन अनुसंधान इसके क्षेत्र उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं बाजार विभक्तिकरण क्या है। बाजार विभक्तिकरण क्या है, इसके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। देखिए बाजार विभक्तिकरण क्या होता है? जब किसी वस्तु के बाजार मतलब जो भी बाजार विभक्तिकरण से आशय यह होता है कि किसी भी वस्तु के बाजार को विभिन्न बाजारों अथवा खंडों अथवा उपखंडों में विभाजित किए जाने से है यह कार्य ग्राहक को समान नहीं होती। यह कार्य ग्राहकों के मतलब कहने का मतलब यह है कि बाजार विभक्तिकरण से आशय यह है कि बाजार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने क्या कहलाता है? बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। या किसी बाजार को उपखंडों में या खंडों में विभाजित करने क्या कहलाता है? बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। इसमें यह है कि इसमें ग्राहक यह कार्य करने से पहले इसमें ग्राहक की रुचि, आवश्यकता और सभी बातों का क्या ध्यान रखा जाता है। और उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? सभी क्रेता एक समान नहीं होते, उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। यह अंतर वस्तुओं के चयन को प्रभावित करती है और बाजार
क्रियाओं में जो अंतर पाया जाता है उसका पता लगाया जाता है। बाजार विभक्तिकरण का उद्देश्य होता है कि विभिन्न क्रियाओं में जो अंतर पाया जाता है उसका क्या पता लगाना। ये क्या होता है, बाजार विभक्तिकरण का उद्देश्य होता है। अब हम आगे चलते हैं। उत्पाद नियोजन क्या है? उत्पाद नियोजन क्या है, इसकी विशेषता बताइए। देखिए, उत्पाद नियोजन क्या होता है? उत्पाद नियोजन से आशय यह होता है कि उत्पादित की जाने वाली वस्तु या उत्पादित की जाने वाली वस्तु या उत्पादित के बारे में विस्तृत योजना बनाना, मतलब विस्तार से योजना बनाना, और उस उत्पाद मतलब जो उत्पाद है वो किस आकार में है, किस भाग में है, किस ब्रांड में है, किस पैकेजिंग में है, किस प्रकार उसका उत्पादन किया जाए, समस्त क्रियाओं का मतलब पहले निर्धारण कर क्या कराता है, उत्पाद नियोजन कहलाता है। उत्पाद नियोजन में ये समस्त क्रिया सम्मिलित की जाती है। उसके बाद उसकी विशेषता क्या हो सकती है? ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार हो सकता है, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने जैसा हो सकता है, फिर उत्पाद पंक्तियों में हेरफेर करने जैसा हो सकता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, भौतिक वितरण क्या है, इसके उद्देश्य एवं क्षेत्र को बताइए। देखिए, भौतिक वितरण से आशय यह होता है कि किसी भी वस्तु को सही समय पर, सही स्थान पर, सही मात्रा में और सही स्थान पर पहुंचाने से। ठीक है। भौतिक वितरण यह होता है कि किस वस्तु को मतलब किस समय किस स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए, ये क्या भौतिक वितरण में शामिल होता है। और भौतिक वितरण में शामिल होता है और वस्तु का उत्पादन होने के बाद जब निर्माता माध्यम का चयन कर लेता है, जो निर्माता होता है जब माध्यम का चयन कर लेता है और विक्रेता को नियुक्त कर लेता है, तो उसके सामने ये समस्या आती है कि माल को कम से कम समय पर और कम से कम लागत पर किस प्रकार सही स्थान पर भेजा जाए। यह सब क्रिया किसमें सम्मिलित होती है? भौतिक वितरण में सम्मिलित होती है। और इसके उद्देश्य एवं क्षेत्र, इसके कुछ घटक हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे बाजार होता है, उत्पाद होता है, वितरण वाहिका होती है, सब क्या इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्यक्तिगत विक्रय क्या है, इसकी विशेषता एवं प्रक्रिया को बताइए। देखिए, व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, आप लोग इसके पहले आप लोग व्यक्तिगत विक्रय के बारे में आपको बता चुकी हूँ, जिसमें क्या होता है, क्रेता एवं विक्रेता दोनों आप सामने सामने क्या उपस्थित होते हैं। विक्रेता क्रेता को कोई भी वस्तु बेचता है उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विक्रय बोलते हैं। व्यक्तिगत विक्रय में यह होता है, व्यक्तिगत विक्रय में यह होता है कि किसी भी वस्तु को क्या विक्रेता, इसमें क्या होता है, विक्रेता क्रेता को आमने सामने जब भेजता है तो क्या होता है कि क्रेता के मन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है या किसी प्रकार का मतलब उसको संशय रहता है वस्तु के बारे में, तो विक्रेता क्या उसका तुरंत समाधान कर देता है। और व्यक्तिगत विक्रय सबसे अच्छा विक्रय माना जाता है। जैसे विज्ञापन है, विक्रय संवर्धन है, सभी में सबसे अच्छा किसे मानते हैं? व्यक्तिगत विक्रय को मानते हैं, क्योंकि उस समय क्रेता की सभी समस्याओं का विक्रेता क्या कर देता है? तुरंत समाधान कर देता है। इसकी विशेषता में क्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये सब आगे आप लिख सकते हैं। फिर प्रक्रिया में क्या हो सकता है? प्रक्रिया इसके पिछले वीडियो में मैं आपको बताई हूँ, ध्यान को आकर्षित करना। व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया में सबसे पहले ध्यान को आकर्षित किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? अभिवादन किया जाता है, मतलब स्वागत किया जाता है, आइए बैठिए, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। फिर उसके बाद रुचि उत्पन्न की जाती है, फिर इच्छा जागृत की जाती है, फिर क्या बिक्री संपन्न की जाती है, फिर उसका क्या समापन होता है। ये सब क्या व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बारे में, मॉडल पेपर के बारे में सभी क्वेश्चन का संक्षिप्त रूप से सॉल्व की हूँ और इसमें मैं आपको मतलब जितना हो सका है उतना बताई हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल का क्या करें, प्रचार करें और आपको मुझे कोई सलाह देनी हो तो दे सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कोई भी बात आपको लिखना हो तो क्या कमेंट्स करें। इसके साथ मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।